सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज होने वाला है प्रोनाउन का डे थर्ड। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, जाके पूरा डेप्थ एनालिसिस कर लो कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। और आज हम लोग करेंगे इसका डे थर्ड, आखिरी सेशन होगा। जितने भी रूल्स बचे हैं प्रोनाउन के आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठो और आगे के रूल्स को कॉपी कर लेना, ठीक है। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोनाउंस। डन, चले आगे। आइए देखते हैं क्या क्या है आज के बकेट में। बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो आप लोग को देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो आज का पहला रूल्स ये रहा आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। उसमें मैंने बताया था हु क्या होता है, विच क्या होता है, दैट क्या होता है। मैंने आपको प्लेसमेंट ऑफ दैट सिखाया था, विच किसके साथ लगता है ये भी बताया था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सबसे बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि इसके रूल्स को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इकलौता रूल्स जो अच्छे खासे समय को ले सकता है, तो जिसका नाम है प्लेसमेंट ऑफ हु एंड हुम। ये साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लेसमेंट ऑफ हु एंड हुम। तो बेसिकली इसके बारे में सीखने वाले हैं कि हु क्या होता है और हुम क्या होता है। चले आगे, आइए मैं दिखाता हूं कि व्हाट इज हु एंड व्हाट इज हुम। तो आगे जाएं उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो यहां पे आपको चीजें दिख रही हैं कि सर ये जो मेरा है हु, हुज और हुम ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए क्या है ये मैं आपको यहां पे बताता हूं। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं फिर जब तक ये भाई साहब नहीं आ जाते। हाँ, ये भाई साहब आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये हु क्या होता है। तो गाइज पहले मैं बता दूं कुछ केसेस के बारे में। आपको सभी को पता है कि प्रोनाउन में कुल मिला के कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस? 3। सब्जेक्टिव केस दिख रहा है गैस? हाँ, सब्जेक्टिव केस थोड़ा सा मैं और डार्क कलर ले लेता हूं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। मतलब कि हु का भी सेग्रीगेशन हो सकता है, हु का भी बंटवारा हो सकता है। हु का पहला केस है हु खुद एक सब्जेक्ट है, हु का पॉजेसिव हुज होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। तो इन्हीं की प्लेसमेंट को सीखेंगे कि आखिर हु कहां लगता है, हुज कहां लगता है और हुम कहां लगता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो हुज का प्लेसमेंट बहुत ही कम में होता है। हु ऐसे भी क्या है कि पॉजेसिवनेस है, किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। तो हुज का यूज आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन आगे जाएं उससे पहले मैंने अभी जब सुबह जो 10 बजे हमारी क्लास चलती है एसबीआई को लेकर के, उसमें मैंने 2 से 3 बार एरर्स देखा है हु को लेकर के। सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर दूं कि आखिर वो है क्या। अगर आपने कभी हु के साथ एपोस्ट्रोफी एस देख लिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? एपोस्ट्रोफी एस दिखाता है पोजेशन को, और जब पोजेशन दिखाता है इसका मतलब है कि आप उसका अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भाई जब हु के लिए ऑलरेडी एक अधिकार दिखाने वाला शब्द बन रखा है, व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा? फिर हम लोग को दूसरे शब्द की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो हु के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज हुज। जहां पर भी आपको हु के साथ एपोस्ट्रोफी एस दिखे आप उसके साथ क्या यूज करो? हुज यूज करो। क्या यूज करो? हुज यूज करो। यहां तक समझ में आ गया? और अगर यहां तक समझ में आ गया इसका मतलब है कि आपने इसके जो 3 वर्जन थे सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ये सीख लिया। मैंने लिख कर भी दिखा दिया और यहां साफ साफ लिखा भी हुआ है। चलिए, तो ये 3 केसेस है। पॉजेसिव बेसिकली अधिकार दिखाने वाला शब्द है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे इन फ्यूचर कभी दूसरे क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हु एंड हु। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक आप सभी को पता चल जाएगा। तो सब क्या क्या प्लेसमेंट करें, कैसे प्लेसमेंट करें, तो इतना तो आप सभी को पता है कि अगर कहीं पर सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए एक वर्ब का आना एकदम मैंडेटरी है। एक वाक्य को बनने के लिए कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तीसरा वर्ड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 शब्द का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर सब्जेक्ट आ गया तो भाई उसके साथ वर्ब तो होगा ही होगा ना। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल सर, ये हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब क्या होगा? लगेगा ही लगेगा। और अगर इतना बात आपने सीख लिया तो आपको ये बात बस दिमाग में रखनी है कि कहाँ पर हु लगेगा और कहाँ पे हुम लगेगा। ये आपको अगर किताबी कीड़ा बनोगे तो बहुत सारा टाइम लेने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक इसका ट्रिक है जो बहुत ही शानदार है, अगर आप इसके थ्रू भरोगे तो आपके जितने भी वहां पे
सिलेक्शन वाले होंगे हु और हुम वाला, या फिर एरर हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। हलवा है भाई, बस समझ में आना चाहिए, वरना ये हलवा आपको नीम का जैसा लगेगा, आपको कड़वा कड़वा सा हलवा था, फिर कड़वा लगेगा। तो मीठा लगने के लिए आपको ये ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं ट्रिक समझाता हूं, उसके बाद इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए, हु और हुम इफ अ सेंटेंस हैज एक्स्ट्रा वर्ब, याद रखिएगा जैसे क्या होता है ना, आप पेयरिंग करोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, हाँ बस इसमें थोड़ा सा थकावट क्या है कि आपको काउंट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट कितने हैं वर्ब कितने हैं तभी, वरना फिर अगर आप इसको देखोगे नॉर्मली बिना किसी रूल्स के पढ़ा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज ये अकेडमिक थोड़ी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ इसके ऊपर, नो, ये अकेडमिक नहीं है, कंपटीशन एरा है। छोटे समय में सारा स्मार्ट तरीके से सीखना पड़ेगा आपको आंसर करना। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें करनी है, इफ अ सेंटेंस हैज एक्स्ट्रा वर्ब, जब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा लगाओगे, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब, तो ये जोड़ा लग गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक और वर्ब होता, लाइक दिस, सब्जेक्ट होता वर्ब होता और एक और वर्ब होता, तो वर्ब की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, सब्जेक्ट तो एक ही को है ना, तो अगर मींस एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब है वर्ब तो 2 नहीं हो सकता, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब लगता है। तो जब कभी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए, जैसे क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ब ये बच गया, तो वैसे परिस्थितियों में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको हु लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बच गया तो हु लगाना। लेकिन अगर सपोज इस तरह से ना हो, अगर मान लो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा रहे और आगे कुछ ना लिखा रहे, तो क्या एक्स्ट्रा वर्ब बचा, क्या एक्स्ट्रा वर्ब बचा, नहीं बचा। तो अगर एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उस जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर वाक्य में एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तो उस परिस्थितियों में आपको हु लगाना है, और अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब ना बचे तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। सर एक काम कीजिए, मुझे ना एक एग्जांपल से समझाइए, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। चलिए तो मैं क्या करता हूं, आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब कब बचता है और क्या होता है। लेकिन आगे जाऊं उससे पहले कुछ बातें और यहां पे सर्च कर दूं। लेट मी सी कि मैंने टाइप किया है कि नहीं। अरे यार परेशान है सारा दुनिया किसी चीज से, मैं इससे परेशान हूं, ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं या फिर जितने भी सारी चीजें होती है वो सब इसके, ये सारी चीजें। चलिए तो ये हो गया आपके पास। तो एवरीडे स्टोइक डिसिप्लिन, ये कहाँ गया भाई, मेरे को अपना वाला स्लाइड चाहिए ना, कहाँ पे थे हम लोग, सुनाओ, हम लोग इस जगह पे थे, हाँ हम लोग इस जगह पे थे। If a sentence has extra verb, whom, if a sentence has no extra verb, तो चीजें एक बात है, अगर एक्स्ट्रा वर्ब है तो हु लगा देना और एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है तो हुम लगा देना। मैं चेक करना चाह रहा था कि जो बातें बताना चाहता हूँ क्या आगे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। आइए मैं कुछ बात बताता हूँ। बाबू याद रखना, 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, भाई चल तू, 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। इस पॉइंट को एकदम ध्यानपूर्वक कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बात यह है कि अगर सेंटेंस में एगो हेल्पिंग वर्ब रहे, इसके बाद अगर मेन वर्ब रहे, तो इसको आप लोग एक वर्ब काउंट करोगे। कितना वर्ब काउंट करोगे, एक वर्ब काउंट करोगे। क्या लिखा मैंने कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो प्लस उसका मेन वर्ब आ जाए तो उसको एक वर्ब काउंट करते हैं। लेकिन अगर किधर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आ जाए, उसके बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में ये तो एक वर्ब रहेगा, इसको आप लोग दूसरा वर्ब मान लो। मतलब अब आपके पास कितने वर्ब है, 2 वर्ब है। कितने वर्ब है, 2 वर्ब है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उस परिस्थितियों में आप लोग क्या करोगे, 2 वर्ब के जैसे काउंट करोगे। बोलो यहां तक समझ में आया। ये बेसिक समरी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बचे तो हुम, एक्स्ट्रा वर्ब ना बचे तो क्या लगेगा, हुम लग जाएगा। ठीक है, चलो तो इतनी सारी चीजें क्लियर है। सर एक काम कीजिए ना, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दीजिए। चलो बाबू देखो कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने, अब सब कोई बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आंसर होगा देखो, सब कोई अच्छे से समझेगा और अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करोगे।
तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है एकदम ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिएगा। मैं अभी सिर्फ बताने के बिहाफ से यहां पे दिया है, मैंने कुछ बताने के बिहाफ से दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से 4 क्वेश्चन जो बचता है वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 7-8 क्वेश्चन है, तो 1-2 मैं बता देता हूं, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो क्या है, ही सॉ अ जेंटलमैन who or whom he presumed to be the director and told him about Helen। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया है कि who होगा कि whom होगा, ये किसी को नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बातें बताई थी उसको आप सॉल्व करके देखो क्या क्या हो सकता है। देखो तो he saw a gentleman, तो ही मेरा क्या हो जाए, देखो ध्यान से देखना, फिर से वही लाइन दोहराऊंगा कि कलाकार के हाथ से कला छीनना भी एक कला है। तो एकदम भाई इस कलाकारी को ध्यान पूर्वक देखो, एकदम अच्छे से फोकस करना, क्योंकि लाइट में लोगे तो फिर ये लाइटली आपका एग्जाम भी कर देगा। ध्यान से देखना। तो इसमें बोला गया है कि जितने सब्जेक्ट है उतना वर्ब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। सौ क्या है, सो मेरा वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, अ जेंटलमैन क्या है, ही सो अ जेंटलमैन, ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर से ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर से ही दिया हुआ है। ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट। प्रिज्यूम्ड ये मेरा क्या है, वर्ब है। तो ये दो चीजें, दो सब्जेक्ट हो गया, दो वर्ब हो गया। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो आगे क्या है, आगे आपके पास है एंड एंड टोल्ड। क्या है, एंड टोल्ड। टोल्ड मेरा क्या होता है बेटा, वर्ब होता है। तो अब देखो आपके पास क्या है, मेरे पास 3 वर्ब हो गए और मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट है। मेरे पास 3 वर्ब हो गए लेकिन सब्जेक्ट 2 ही है। आपके दिमाग में ध्यान में आ रहा होगा, सर ये डायरेक्टर क्या है, तो बेटा टू बी डायरेक्टर, टू बी द डायरेक्टर, ये वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सर टू बी वर्ब है क्या, टू बी एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इसलिए उसको मेन वर्ब में कंसीडर नहीं करते हम लोग, इसलिए टू बी को काउंट नहीं करोगे कहीं पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही था कि सारी बातें यही सीख लो। फिर से काउंट करता हूं, ही सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, एक पेयर खत्म, गोली मारो। ही सब्जेक्ट, प्रिज्यूम्ड एक वर्ब, एक पेयर खत्म, गोली मारो। लेकिन यहां पे ये वर्ब बच जाता है, तो वर्ब एक्स्ट्रा बच गया। मैंने क्या बोला था कि अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तो वैसी परिस्थितियों में आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था गाइस, बताओ बोलो बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा हु। अगर एक्स्ट्रा वर्ब बच गया है तो उस परिस्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, हु। यहाँ पे हुम नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है आपके दिमाग में चली गई होगी कि इफ अ सेंटेंस हैज एक्स्ट्रा वर्ब इन दैट केस वी कैन प्लेस हु इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस विथ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तो उस परिस्थिति में आपको हु का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और अगर बातें समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। आपके पास कुछ क्वेश्चन है, एक बार देखो। अभी तो मैं डीप एनालिसिस कराऊंगा, लेकिन जब मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा उसमें कम से कम नहीं 10 क्वेश्चन मैं सिर्फ हु और हुम से ही दूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन। चलो, आई होप आप सबने देख लिया होगा। तो सर एक काम करते हैं, बताइए फिर इसके आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस तो दूंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले, तो आइए दिखाता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो दूसरा लिखा हुआ है हु और हुम इज पेइंग फॉर दिस, हु इज पेइंग फॉर दिस या हुम इज पेइंग फॉर दिस। तो चलो देखते क्या हो सकता है, चीजें ध्यान से देखना। इज प्लस पेइंग, मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये एक वर्ब के जैसे काउंट करता है। और अगर एक वर्ब है, अब यहाँ पे तो कुछ दूसरा दिख ही नहीं रहा है, और अगर वर्ब है अब सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में वर्ब तो एक्स्ट्रा बचेगा, और एक्स्ट्रा अगर बच जाए तो आप सभी को पता है उस परिस्थिति में क्या लगता है, उस परिस्थिति में हु लगता है। और ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, हु इज पेइंग फॉर दिस। अब पार्टी करने जाओ, दोस्त लोग तो बोलते हैं भाई चल खर्चा करूंगा, वहां पहुंच के पता चलता है कि भाई बोलेगा यार पैसा ही नहीं, तो वहां पूछा जाएगा हु इज पेइंग फॉर दिस, कौन इस चीज को पे कर रहा है। तो सही लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु हो जाएगा। सही लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु हो जाएगा। बात समझ में आया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी नंबर देखो, एट द पोर्च ही मेट
टू ऑफ द लैंडेड जेंट्री वन ऑफ हु और हुम ही न्यू। तो चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, चीजें जो भी बनेंगी बनाओ। तो मैं इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दो आंसर्स आपके पास मिल गए। रफ जो है मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा, ये दो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एट द पोर्च, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, मेट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। टू ऑफ द, मेट के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको काउंट नहीं करते। टू ऑफ द लैंडेड जेंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, न्यू मेरा क्या है, वर्ब है। तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब। टू ऑफ द लैंडेड जेंट्री ऑफ द लैंडेड, तो ये जो एक्चुअली है ना ऑफ द, ये मेरा पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको काउंट नहीं करोगे, इससे कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सर लैंडेड क्या है, तो लैंडेड पास्ट पार्टिसिपल से जो किसी नाउन के साथ आता है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब नहीं होते, इस चीज को ध्यान में रखना। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब। अब चीजें क्लियर है कि सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बच रहा है, और अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब ना बचे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा होम। क्या हो जाएगा मित्र, इसका आंसर हो जाएगा होम, ठीक है। मित्र, मित्र बोल रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक समझ रहा हूं कि फ्रेंड फ्रेंड बोल करके बोर हो गया, मित्र ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, तो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई देखो, आसान ही लग रहा है, तो देखो क्या होगा। ई देखो मैं तीनों टिक कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे होम हो गया। डी नंबर देखो, इन हियर इन ड्वेल्स एन ओल्ड मैन विथ हु और हुम आई वुड लाइक टू कन्वर्स। चलो देखो क्या होगा, हियर इन ड्वेल्स एन ओल्ड मैन। अब ऊपर उधर जितना भी दिख रहा है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस में हमेशा ऐसा नहीं कि स्टार्टर सब्जेक्ट हो, कुछ भी बेसिक समरी से आपको समझा सकते हैं। सो हियर इन ड्वेल्स एन ओल्ड मैन विथ, हियर इन ड्वेल्स एन ओल्ड मैन विथ, अब यहां पे देखो आई दिया हुआ है, आई के साथ उड़ दिया हुआ है, उड़ के साथ भेवन दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। लाइक को काउंट नहीं करोगे वहीं चला जाएगा। टू कन्वर्स, एक्स्ट्रा वर्ब तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, एक्स्ट्रा वर्ब तो कहीं दिख नहीं रहा है। हियर इन ड्वेल्स एन ओल्ड मैन विथ, तो अगर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा वर्ब ना हो तो उस परिस्थिति में क्या लग जाता है, उस परिस्थिति में होम लग जाता है। उस परिस्थिति में क्या लग जाता है फ्रेंड्स, उस परिस्थितियों में होम लग जाता है। बोलो यहां तक बात समझ में आया, अरे बोलो हाँ या ना, और अगर हाँ तो चले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बातों को और आगे ले चलने की कोशिश करते हैं। ई नंबर देखो, who slash whom is going to the ball game, तो यहाँ पे चीजें और आसान है, यही तो क्वेश्चन ऊपर में था। is प्लस बिफोर, इज प्लस अगर बिफोर है तो इस चीज को याद रखना कि इज प्लस बिफोर के साथ आप सभी को याद रखना इस बात को लेकर के कि जब कभी भी इज प्लस बिफोर हो तो आप इसको एक ही वर्ब काउंट करोगे। आप इसको क्या करोगे, एक ही वर्ब के जैसे काउंट करोगे। अगर आप इसको एक वर्ब के जैसे काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है, और अगर सब्जेक्ट में वर्ब नहीं है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, हु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हु लेना पड़ेगा। चलो मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, और जो चीज़ें हैं वो टिक टिक किए थे वो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे होम हो जाता है आंसर। और यहाँ पे क्या हो रहा था, हियर इज अ ओल्ड मैन, आई प्लस सब्जेक्ट, ये भी होम हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एफ नंबर देखो, लीसा इज द गर्ल विथ हु और होम आई एम टू, अच्छा मेन नहीं, होम टू मैरी, M-A-I-R-E, मैरी होना चाहिए था, मैरी, तो यहाँ पे मैरी होना चाहिए था, मिस स्पेल्ड है। तो लिसा इज द गर्ल, लिसा एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज दिया, इज मतलब वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब जोड़ा लग गया। डैश आई एम, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ था, आई प्लस सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब, तो ये भी खत्म हो जाएगा। टू के बाद चीजें वर्ब नहीं होती, टू के बाद जो होता है वो वर्ब काउंट नहीं करते, याद रखना, ऊपर ही बताया था। टू के बाद वो नॉन फाइनाइट हो जाता है, टू को काउंट ही नहीं करता। अब ये नॉन फाइनाइट क्या है तो आज के दिन में सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। आई एम टू मैरी, ये सही आंसर हो जाएगा। अब जी नंबर पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। हु और हुम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट्स, तो आइए, अच्छा ऊपर तो भरना ही था ना, भूल गया मैं। तो लीजा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा, इस परिस्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम। क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। समझ आ गया तक। जी नंबर देखिए, हु और हुम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट, तो बड़ा आसान है भाई। अब आप लोग को लग रहा होगा ना सर डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे चूज मेरा एक और मेन वर्ब है, तो भाई है तो वही बात, लेकिन मैं आपको बता दूं
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये तो आपको पता ही एक वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कितना वर्ब होता है? एक वर्ब होता है। लेकिन ये कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जब कभी भी V2 हो, जब कभी भी V1 हो, जब कभी भी V5 हो, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा पहले आएगा। ठीक है, बाकी सबको तो असिस्ट करने के लिए बना ही है, लेकिन डू डज डिड जो है, डू डज डिड, ये हमेशा V1 के साथ आता है और ये दोनों मिला करके एक वर्ब का काम करते हैं। ये तीनों मिला करके मतलब क्या, तीनों के साथ V1 रहेगा तो ये एक वर्ब के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, और नीचे चलते हैं, ऊपर तो हो गया भाई, क्या है देखो तो, हु और हुम, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, एक वर्ब, और द कैंडिडेट ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो एक वर्ब तो दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा हो गया। हिज रनिंग मेट, तो हिज के बाद हमेशा जेरंड लगता है अगर वर्ब आएगा तो वो वर्ब तो है नहीं, तो एक्स्ट्रा वर्ब तो बचा नहीं एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचता तो होम हो जाता है। होम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट। ठीक है, एच नंबर देखो, टू हु और होम वर यू टॉकिंग जस्ट नाउ, तो ये भी तो वही बात है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बीच में एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जोड़ा लग गया। इसका मतलब है कि इसके पहले जो आपका होना चाहिए था, इट मस्ट बी व्हाट, सब वर्ब तो एक्स्ट्रा बचा नहीं, तो होम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होम। तो इसका मतलब ये निकला कि ऊपर के दो को हो देना है और नीचे के बाकी सारे शब्दों में होम लगेगा। ठीक है, अगर आपको आंसर्स देखने हैं तो पीछे करके आप एक बार रिवाइंड करके चीजें प्ले करके देख सकते हैं। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे। आखिर अगले स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देखो, समझो और रिप्लाई करने की कोशिश करो कि इज दैट पॉसिबल टू आंसर अब दीज क्वेश्चंस, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाना पॉसिबल है आप लोगों से? रिप्लाई कीजिए तो देखिए तो क्या सही आंसर हो सकता है आपसे। चलो तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आइए मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ, आसानी है इसके भी क्वेश्चंस। अच्छा वो ये निकला हुआ था ना मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं, देखो सबको ध्यान से देखना। तो क्या है, राम, राम क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, वर्ब, राम हैज़ अ डाउटर, ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, लव्स क्या है, वर्ब, वेरी मच, राम हैज़ अ डॉटर, उसके बाद क्या है, राम हैज़ अ डॉटर whom और who he loves very much। तो भाई 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब का जोड़ा तो लग गया। इसका मतलब है कि सेंटेंस में कुछ बेजोड़ा नहीं है। अगर बेजोड़ा होता तो हम लोग कुछ भर लेते, भाई बेजोड़ा है ही नहीं, जोड़ा में सब है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बच रहा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। आइए यहां पर भी देखते हैं, लिखा हुआ दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, दिस इज द गर्ल, आई सब्जेक्ट, शैल वर्ब। तो इसका मतलब है क्या कि 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। आगे है द डॉक्टर मेड द 2 बॉयज, द डॉक्टर, देखो द डॉक्टर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बिलीव्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन बिलीव्ड के बाद क्या दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ, ये वर्ब हो जाएगा। मैंने बोला था मेन वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो इसको 2 वर्ब काउंट करते हैं। तो इसका मतलब कितने सब्जेक्ट कितने वर्ब, 2 सब्जेक्ट और 3 वर्ब, मेट ये वाला एक, दूसरा बिलीव्ड और तीसरा वर्ब। तो 3 वर्ब 2 सब्जेक्ट, ये तो नाइंसाफी है। शोले मूवी देखो ना, क्या बोलता है शोले मूवी में कि आदमी 2 और गोलियां, ऐसे करके था ना कि आदमी 1 और गोली 2, बड़ा नाइंसाफी ऐसे करके था। तो वही बात है कि क्या है, 3 वर्ब है और 2 सब्जेक्ट है, तो चीजें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी हम लोग को, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो वर्ब जब एक्स्ट्रा बच जाए तो उस परिस्थिति में क्या होता है, होम हो जाता है, होम नहीं होगा। तो फाइनली एक हो गया, उसके पहले 2 हो था, बाकी सब में होम होगा। तो ये आई गेस आपको समझ में आया होगा कि सर अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बचे तो हु होगा, और अगर एक्स्ट्रा वर्ब ना बचे तो ऐसी कंडीशंस पे आप सभी को याद रखना है कि क्या यूज करना है, अगर एक्स्ट्रा ना वर्ब बचे तो इस परिस्थिति में हमेशा से याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वर्ब अगर ना बचे तो उस परिस्थिति में हुम, और एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तो उसके लिए हु यूज करते हैं। चलो बातें डन, यहां तक समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गई तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए तो अगला जो रूल्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो कोई छोटी मोटी रूल्स नहीं होने वाली है, एक बहुत ही बड़ा मैं पॉइंट आउट दिखाने वाला हूं। एक बहुत बड़ा पॉइंट्स में क्या करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। और वो पॉइंट है क्या कि आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो,
उसको समझ सकते हो। तो वो चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप उसको देखिए कि आखिर उसमें है क्या। स्टार्ट करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल में से एक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल में से एक। देखना चाहोगे? चलो दिखाता हूँ। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके बेस पे। तो आइए, इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट एक चार्ट जो मैं आपको बताऊंगा। इस चार्ट में, इस पूरे लिस्ट में आपको मैं बता दूं, इसको मैं बोलता हूं वर्ब ट्री। आपने सुना होगा फैमिली ट्री, इसका नाम रखा मैंने वर्ब ट्री। अब ये वर्ब ट्री क्या है, इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को पहले समझना होगा। तो देखिए जो मैं बताने वाला हूं कि ये क्या है। जब कभी भी पढ़ोगे एक अच्छा खासा चार्ट बना लो, इसको नोट डाउन करके और कहीं अपने डेस्क पे चिपका देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। स्टार्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये क्या था। देखो बाबू, ध्यानपूर्वक देखना इस लिस्ट को। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, कितने तरीके के वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, तो आंसर जो आपका होना चाहिए वो मेरे सर के दोनों साइड दिख रहा होगा, इधर उधर। ठीक है, देखो इधर क्या है, इधर, हाँ, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ठीक है, एक तरफ आपको मेन वर्ब दिख रहा है और एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो याद रखिएगा दोनों साइड में जो दिख रहा है यही होते हैं वर्ब के दो कैटेगरी। हाथ में रटवा दूंगा, टेंशन ना लेना, बस सुनना ध्यान से कि वर्ब के दो कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी देखो, अब यहाँ पे थोड़ा लाइटली मत लेना चीज़ों को, जितना हंसाना होता है, खेलना कूदना, मैं उतना इंजॉय करवा देता हूँ आपको, बट चीज़ें जब बहुत कंसर्निंग होती है तो फोकस करने। तो बच्चा, वर्ब के दो कैटेगरी होते हैं। अब दो कैटेगरी होते क्या क्या है, तो इस चीज़ को पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला कैटेगरी होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो कैटेगरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। तो कोई पूछे वर्ब के कितने होते हैं, वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, ऑक्सिलरी और मेन। लेकिन सॉरी, हेल्पिंग और मेन। लेकिन फिर से हम लोग V1 V5 सुने, भाई वो सेग्रीगेशन ऑफ वर्ब्स है, वो मेन वर्ब का सेग्रीगेशन है। मेन वर्ब को आप टुकड़ा टुकड़ा बांट करके 5 हिस्सों में कर सकते हो, ये है रूल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा इसके ऊपर और विशेष टिप्पणी करूंगा, अभी फिलहाल जो काम की चीज है वही सीखोगे। तो वर्ब के दो टाइप क्या क्या हो गए, एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया आपका मेन वर्ब। चलिए सर आगे चलते हैं। तो आगे चीजों को समझिएगा ध्यानपूर्वक। बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और आप लोग अपना फैमिली ट्री बनाते हो ना, सबसे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर हमारे ग्रैंडफादर, फिर पिताजी, फिर भाई, बड़े वाले भाई, उसके बगल में मंझले, उसके बाद मैं, उसके बाद फिर हमारे बच्चे होंगे। अब हमारे बच्चे में नाम ऐड नहीं होगा बिकॉज अभी है ही नहीं, तो नाम पहले सर सोचे होंगे ना। हाँ, नाम मैंने सोच के रख लिया पहले ही, अपना ही नाम का कुछ दे दूंगा, उसको रख लेगा, तो वो मेरे नीचे हो जाएगा, फिर उसके बच्चे उसके नीचे। ये होता है एक फैमिली हेरारकी। हेरार्कल टर्म्स दिखाते हैं एक यानी कोई भी खानदान का। तो वर्ब के खानदान का एक हेरार्कल टर्म्स ये है कि इसके दो बेटे हैं, एक होता है हेल्पिंग, एक होता है क्या, मेन वर्ब्स। और इस वर्ब्स में चीजों को ध्यानपूर्वक देखा जा सकता है। ठीक, देखो क्या, तो देखो क्या यहाँ पे बहुत ही आसान है। सो मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या है। हेल्पिंग वर्ब के दो कैटेगरी होते हैं। मेन वर्ब, अगर वर्ब के दो कैटेगरी है तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो कैटेगरी। बच्चा लोग, पहला जो कैटेगरी होता है ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब का पहला कैटेगरी होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब, कहीं कहीं पर ऑक्सिलरी को प्राइमरी वर्ब्स भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर किसी पुस्तक में ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में होता क्या क्या है। तो बच्चा लोग, मैं आगे जाऊं उससे पहले एक नंबर बता देता हूं, याद रखिएगा। बैंकिंग एग्जाम चाहे एसएससी एग्जाम से, हालांकि जो पॉइंट बताने वाला हूं उनका इस एग्जाम से कोई नाता है नहीं, लेकिन लिटरेचर में इसका एक थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं चाहूंगा इंग्लिश पढ़ रहे हो इस चीज को रख लेना। आपसे पूछ सकता है कोई कि बेटा हेल्पिंग वर्ब्स का नंबर कितना होता है, कितने तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, नंबर कितना होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। तो भाई टाइप्स तो दो होते ही होते हैं, ऑक्सिलरी और मॉडल, लेकिन इसका नंबर्स भी हो सकता है। डू यू एवर इमेजिन कि इसका नंबर हो सकता है? सर क्या आप स्टैटिक पढ़ा रहे हो इंग्लिश में? हाँ, इसमें स्टैटिक हो सकता है। वांट टू सी? देखो बच्चा, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? 24 होते हैं। आप गूगल करके देख लो, आप गूगल करके देख लो, गूगल पे 23 दिखाएगा, गूगल पे 23 दिखाएगा। तो मैं क्लास ले रहा था, अब ऑब्वियसली टिप नहीं आएगा कि सर आप गूगल से ज़्यादा जानते हो,
ना भाई, गूगल से मैं क्यों जानूंगा, गूगल से ज़्यादा क्यों जानूंगा भाई, वो तो आप एक भूल भुलैया लेब्रिंथ है भाई, उसमें खोना कौन चाहेगा। लेकिन ये बात मैं गूगल से ज़्यादा जानता हूँ। गूगल में क्या होता है ना, वो अमेरिकन कंपनी है और वो अमेरिकन एंशंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको दिखाते हैं। बहुत खोजबीन करोगे तो 24 मिल जाएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, 24 होता है। 24 का नाम मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी, चलिए दिखाता हूँ। ये 24 को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि भाई देखो, जिस तरीके से वर्ब के दो बच्चे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब के दो बच्चे ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। तो बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 11 और मॉडल वर्ब की संख्या होती है 13। मॉडल वर्ब की संख्या होती है 13। आई होप ये चीजें दिख रही है कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है 11 और मॉडल वर्ब कितना होता है, 13 होता है। अब ये जो लिखे हुए हैं इस चीज को मैं क्या करता हूं, अच्छे तरीके से हाईलाइट करके और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो ध्यान पूर्वक चीजों को समझना कि क्या क्या मैंने यहां लिख रखा है। तो बाबू यहां पे लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होता है एक होता है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी की संख्या है 11, मॉडल की संख्या 13। अब इनके नंबर्स को मैं काउंट कराता हूं, एकदम फिंगर टिप्स पे ऐसे ऐसे काउंट करते हुए चलोगे। देखो देखो क्या, तो बच्चा लोग यहाँ पे जो आंसर हो सकता है वो ध्यानपूर्वक देखना। क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी के अंदर सबसे पहला जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं बी फैमिली। क्या बोलते हैं, बी फैमिली। बी फैमिली के 5 हैं, बी वर्ब के 5 होते हैं, बी वर्ब्स के 5 होते हैं। क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर। बी वर्ब्स के 5 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 होते हैं। उसी तरीके से हैव फैमिली के 5 होते हैं, 3, क्या बोल रहा हूं भाई, हैव फैमिली के 3 होते हैं। गिव मी फ्यू सेकेंड्स, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। इट्स अ वेरी टायरिंग डे, आप लोगों को कंटेंट देते देते चीजें थक जाती है। हेल्पिंग वर्ब कुल मिला के कितना था बच्चा, 24। ऑक्सिलरी कितना था, 11। मॉडल कितने थे, 13। तो वही काउंट करो, बी के 5, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के 3 होते हैं, हैज, हैव, हैड। हैव का खुद एक हैव होता है। उसी तरीके से डू, डज, डू, डिड। डू फैमिली के 3 होते हैं, डज, डू, डिड। तो कितना हो गया, 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो 5, 3, 8 और 3, 11। ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये रहा 11, काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। मॉडल वर्ब क्या होता है, 13, वो देखो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू। ये आउट टू है और ये यूज टू है। गूगल में यूज टू नहीं देता, गूगल में यूज टू नहीं दिखाता, इसीलिए क्या होता है, ये कुल मिलाकर के आपके पास जो आंसर्स है ये आपके पास 23 ही दिखाता है। कुल मिला के आपके पास जो आंसर दिखाता है वो 23 ही दिखाता है। इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलो ये आप लोग देख लो, कुल मिला के 24 मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब्स। सर पढ़ तो प्रोनाउंस रहे थे, बीच में वर्ब कैसे आ गया? तो बच्चा लोग अभी इसका काम है, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया। देख लिए सब कुछ क्लियर कर दूं। ये जरूर लिखिएगा कि 24 होता है, ये जरूर लिखिएगा कि ये 24 होता है, ये 11 होता है और ये 13 होता है। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब्स में, इधर हो गया। अब हम लोग मेन वर्ब्स में आते हैं। बच्चा लोग मेन वर्ब्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब्स बहुत ही काम का है भाई, मेन नाम ही है। और आप सभी को पता है हमारे एग्जाम का भी मेन पार्ट मेन एग्जाम होता है, इस रूल का भी मेन पार्ट मेन ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बताने लायक, क्योंकि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है डाइजेस्ट ना हो। ये चैप्टर वाइज जब आता रहेगा तो बताता रहूँगा। देखो क्या क्या इसमें है। तो बाबू मेन वर्ब्स के भी दो बच्चे हैं। पहला बच्चे का नाम है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा बच्चा का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मेन वर्ब्स के भी दो कैटेगरी होते हैं। मेन वर्ब्स के भी क्या होते हैं? दो कैटेगरी होते हैं। मेन वर्ब्स के जो दो कैटेगरी है, एक है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इस लिस्ट को अच्छे से समझिएगा कि अगर कहीं पे फाइनाइट वर्ब्स दिख जाए तो इसके दो वर्ब्स हो सकते हैं। सोचो कितना कॉम्प्लिकेशन है। क्या मैंने बोला कि मेन वर्ब्स के दो बच्चे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट के दो बच्चे कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।
अब प्लीज मेरे से मत पूछना सर अकर्मक कौन है सकर्मक कौन है, देख लेना यार, इतना गूगल कर लो आप लोग। तो एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक क्रिया, इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स और इसी को हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो मेन वर्ब्स का पहला कैटेगरी हो गया फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अरे भाई ये स्पेलिंग गलत लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़े हैं। ट्रांजिटिव होता है ना, आई होगा, यहाँ पे आई कर लो, ट्रांजिटिव होता है तो थोड़ा सा माइनर सा मिस स्पेल्ड है, आई कर लेना वहां पे, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है? तो बच्चा लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ये नाम के ही वर्ब हैं, ये काम के वर्ब नहीं है, ये नाम के वर्ब हैं। तीन तरीके के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक हो गया इन्फिनेटिव्स, एक हो गया जेरंड और एक हो गया पार्टिसिपल्स। एक हो गया इन्फिनेटिव्स, एक हो गया जेरंड, एक हो गया पार्टिसिपल्स। सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो टेंशन ना लो, चैप्टर इसकी आएगी, इसकी बारी जब आएगी उस वक्त मैं अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना लिख लो कि ये नाम के वर्ब हैं, इनका फंक्शन वर्बों वाला नहीं होता। तो ये रहा बच्चा लोग कि आपके पास वो चार्ट जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही मेजर चार्ट है। अब इस चार्ट का प्रोनाउन से क्या नाता है इसको समझने के लिए आपको वापस से पीछे जाना पड़ेगा। चलो यही रहता हूं, यहीं पे समझा देता हूं। मुझे जो पढ़ना है वो ट्रांजिटिव पढ़ना है और इंट्रांजिटिव पढ़ना है, ध्यानपूर्वक सीखिएगा। एक अगले स्लाइड को ले लेता हूं मैं, अगर मेरे पास हो तो मैं बताऊं फिर। हाँ देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आ जाएगा उसके बाद, तो यही समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे सुधारा गया, वहां पे नहीं सुधारा गया। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बाबू, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है आपने सीखा होगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स दिखाई दे रहा है ये उस लाइन को बोलते हैं जिसमें तीनों चीज हो, जिसमें तीनों चीज हो। तीनों चीज मतलब सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा, लोग ऑब्जेक्ट नहीं पहचानते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगभग 10 मिनट का लेक्चर दिया है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, जाके देख लेना आप लोग एक बार। ऑब्जेक्ट को फिर भी एक बार बता दूं, ऑब्जेक्ट दुनिया में सब कुछ नहीं होते। आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए देखो मैंने यहां पे लिख रखा है कि वर्ब प्लस नाउन रहेगा उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे, प्रेपो प्लस नाउन रहेगा उसको प्रेपो का ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो नाउन प्लस ये वर्ब प्लस नाउन होता है ये यूजफुल होता है, प्रेपो प्लस नाउन जो होता है ये यूजलेस होता है। ये क्या होता है? यूजलेस होता है। सर यूजलेस और यूजफुल से क्या मतलब है? मतलब है भाई आपको सिर्फ यूजफुल का सहारा लेना है। तो कैसे पता चलेगा? तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है बच्चा, आई मीन पहला वाला, उसको पहचानने का तरीका होता है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन करो व्हाट और होम, क्वेश्चन से क्वेश्चन करो व्हाट और होम। अगर क्वेश्चन में व्हाट और होम का रिप्लाई करेगा तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और अगर रिप्लाई नहीं किया उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना चाहोगे, जैसे मैंने बोला यहीं पे मिटा के लिख देता हूं, राम ईट्स अ मैंगो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, राम ईट्स अ मैंगो, पूरा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई बताओ क्या ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब है? क्या ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इधर ऑब्जेक्ट आया। लेकिन ऑब्जेक्ट है या नहीं चेक कैसे करेंगे? तो मैंने बोला है कि सेंटेंस में क्वेश्चन करो, किससे करो? व्हाट और होम से करो। अगर ये रिप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? देखो राम ईट व्हाट, राम ईट व्हाट, राम क्या खा रहा है, तो क्या का तो रिप्लाई कर रहा है। तो अगर क्या का रिप्लाई कर रहा है इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब कहलाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, राम इज गोइंग टू लंडन, राम इज गोइंग टू लंडन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बताओ तो क्या यहाँ पे गोइंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? जरा सोचो तो, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? सोचो सोचो। तो सर ये क्या है? क्या है? क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? देखो तो बच्चा लोग मैंने क्या बोला, जो लाइन मुझे क्या और किसको का रिप्लाई करेगा वही लाइन में ऑब्जेक्ट होगा। हम लोग पढ़े थे सर जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। अब बड़े हो गए ना, नए रूल्स को पढ़ते हैं कि जिसके ऊपर इम्पैक्ट बाद में व्हाट और होम का अगर रिप्लाई करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम इज गोइंग व्हाट, आंसर दे रहा है। राम इज गोइंग होम, आंसर दे रहा है नहीं। ये किसका आंसर दे रहा है? राम इज गोइंग वेयर का आंसर दे रहा है।
वेयर तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, या तो व्हाट या तो हुम। जैसे मैंने बोला राम, तीनों लाइन लिख लीजिएगा, राम किल्स हिम। अब इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा? राम किल्स, पूछूंगा मैं व्हाट और हुम, अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। राम तुम क्या मारते हो, आंसर नहीं दिया। राम तुम किसको मारते हो, तो आंसर दे रहा है किसको मारता है, हिम को मारता है। किसको मतलब क्या, हुम। राम किल्स हुम, राम ने किसको मारा, हिम को मारा, तो हुम का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो किल है ये ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया? दुनिया में जितने भी वर्ब हैं वो दोनों तरीके से काम करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का भी और इनट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं। चलो ये बेसिक हो गया, 2 स्टेप बताया मैंने, एक वर्ब का पूरा ब्यौरा, दूसरा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव का स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बोलो यहां तक ओके? अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। बच्चा लोग एक बात बताओ, मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बोला दुनिया में सारे वर्ब जो हैं वो दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन बच्चा लोग कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। मतलब सर 500-600 होगा, उतना याद कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो रूल्स के हिसाब से जितना रेलेवेंट है उतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो दिखाता हूं क्या। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो रूल क्या बोलता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। अब छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे मैंने बोला राम लव, भाई सुबह से लव वगैरह बहुत टर्म यूज हो रहा है, ऐसे भी आज प्यार मोहब्बत का दिन है, तो आज जितने लोग क्लास करोगे मैं समझ जाऊंगा वो कुंवारे हैं, सख्त है वो, और बाकी लोग आ जाओ भाई, नहीं आ पाओगे, वो लोग बिजी होंगे ना। तो राम लव, क्या ये सेंटेंस सही है? या फिर और इजी बताता हूं, मैंने बोला आई लव, क्या ये सेंटेंस सही? मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा ना, सेंटेंस बिगड़ गया। क्यों सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सही है, क्यों गलत है? गलत है। पता है क्यों गलत है? पता है क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि आई लव व्हाट, आपको आगे एक आंसर लिखना पड़ेगा। आई लव होम, ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे आपको एक आंसर चाहिए, इसका मतलब यहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला आई लव यू, ये सही है, यू नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता। तो सर लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि वो बोलता है कि मेरे बाद किसी का नाम लिखो, चंगू मंगू लिख दो किसी का नाम। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो, जैसे यहां पे जो था आई लव रहता तो, अगर आई लव रहता तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इस सेंटेंस को करेक्शन करना पड़ेगा। जब कभी भी आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस परिस्थिति में ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके तुरंत बाद एक नाउन होना चाहिए, उसी को ना ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब के बाद नाउन होना चाहिए, और अगर नाउन ना हो तो ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैं लिखवा दूंगा, पीछे लिखा हुआ है। In that case, reflexive pronoun can be used according to the subject. According to the subject. तो यहां लिख लो myself हो जाएगा आंसर। क्यों भाई, तुमने क्यों नहीं लिखा ऑब्जेक्ट? अब आई समझेगा, ऐसा ग्रामर में लिखा गया है कि एक वाक्य में जिस चीज की भी कमी होती है उसका सीधा असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, myself। यही रूल है कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सर ब्यौरा बहुत हो गया, अब चलते हैं सीधा सीधी डेमोन्स्ट्रेशन पे। क्या क्या बातें थी पीछे आकर के सारी बातों को मैं सिखाता हूं। हाँ बच्चा लोग, तो ये रहा वो लिस्ट जो आपको समझना है। जितने भी वर्ड दिख रहे हैं सब के सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। सब के सब क्या है, ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब्स है। यहाँ लिख देता हूँ, ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और इनके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। और अगर नहीं होगा तो मैंने बोला जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पे देखो, सी किल्ड, किल्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव नहीं हो सकता। मैंने इनट्रांजिटिव बनाने का कोशिश किया और गलत हो गया। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इस कमी को सब्जेक्ट खुद झेलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी किल्ड हरसेल्फ। क्या हो जाएगा, सी किल्ड हरसेल्फ।
उसी तरीके से जैसे यहां लिखा हुआ राहुल लव्स, राहुल लव्स गलत है क्योंकि लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एक वर्ड चाहिए था। अगर राहुल लव्स काजल होता तो सही हो जाता, लेकिन अगर मान लो पहला वाला लाइन को सुधारना होगा तो कैसे सुधारोगे? पहला वाला लाइन को सुधारना हो कैसे सुधारोगे? अब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस प्रेशर को सब्जेक्ट खुद झेलेगा। सही आंसर हो जाएगा राहुल लव्स हिमसेल्फ। ये दोनों सही हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का नाम है तो कोई झंझट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट का नाम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आई गेस समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो बच्चा लोग देखो इधर क्या क्या है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स है, इधर एक एक करके देखो। मैं यहाँ पे आपको इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिखा है, जस्ट फिगर इट आउट, देखो क्या हो सकता है। देखो क्या क्या लिखा है। सी एंजॉयड द पार्टी, सी एंजॉयड द पार्टी, इस वर्ब को याद कर लेना भाई, ये वर्ब लाइटली मत लेना। ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए, सारे वर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो किसी का मतलब अगर नहीं पता तो बता देता हूं। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ उठाना। अडैप्ट का मतलब समझते हो, चीजों को, एनवायरमेंट को क्या करना, ढलना, उसमें ढलना, अडैप्ट करना। एंजॉय पता है, इंट्रोड्यूस, प्राइड, पुट, ड्रेस, एडजस्ट, रिजाइन, किल, हर्ट, अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है खुशी, और अक्विट का मतलब होता है बरी करना, बरी करना मतलब रिलीज करना, रिलीज करना, ये मतलब होता है। ठीक है, चलो तो ये सारे वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। जैसे सी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, सी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे द लगा हुआ है, मतलब ये नाउन होना चाहिए था, नाउन है तब तो सही है। लेकिन जैसे ही प्रेपोजिशन आ गया, मैंने क्या बोला था, वर्ब के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए तभी ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए, नहीं है इसका मतलब वो गलत है। इन कभी भी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे ये गलत है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई तुमको झेलना पड़ेगा प्रेशर को, कौन, सब्जेक्ट। सही आंसर हो जाएगा सी एंजॉयड हरसेल्फ। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एंजॉयड हरसेल्फ। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, दे अवेल, देखो यहाँ पे द हमेशा नाउन के साथ लगता है, तो वर्ब के बाद सीधा नाउन आ गया, तब तो कोई गड़बड़ तो है नहीं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो, द अवेल, बीच में टू गड़बड़ा दिया, तो यहां से ट्रिक निकल रहा है कि आपका जो दिमाग खराब करने वाला वो प्रेपोजिशन होगा। तो वर्ब के तुरंत बाद प्रेपो आ जाए तो हमेशा क्या लगा देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना, मतलब प्रेपोजिशन से ही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा। तो देखो यहाँ पे टू आ गया, इसका मतलब क्या, दे अवेल देमसेल्व्स। अगर मान लो टू नहीं रहता तो चीजें सही हो जाती, फिर नीचे वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं था मुझे। थर्ड क्वेश्चन देखो, ही इंट्रोड्यूस राम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो गया, एक सीधा सीधे नाउन आ गया, लेकिन यहाँ पे टू लग करके गड़बड़ा दिया, फिर क्या करना पड़ेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेना। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलो, कुछ क्वेश्चंस तो दिया होगा मैंने, ऑब्वियसली मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार झांको तो जरा, बताओ तो क्या सही आंसर हो सकता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क के तौर पे देके जाऊंगा आप सभी को। सो द मिनिस्टर अक्विटेड वेरी इजीली, तो आसान क्वेश्चन है, दिखाऊं क्या, देखो मैंने भी बताया था कि अक्विटेड होगा, अक्विटेड के बाद एक नाउन होना चाहिए, नाउन नहीं है, वेरी आ गया, वेरी तो एडवर्ब होता है, इसका मतलब है इस जगह पर वेरी के पहले यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। द मिनिस्टर अक्विटेड हिमसेल्फ, ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सी एब्सेंटेड फ्रॉम द कॉलेज, फिर से ऑब्जेक्ट के जगह पर प्रेपोजिशन आ गया, तो एब्सेंटेड के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अच्छा सी है ना तो हरसेल्फ हो जाएगा, सी है तो क्या हो जाएगा, हरसेल्फ हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर अप्रिशिएट। तो देखो प्राइड भी वर्ड था, तो यहाँ पे सीधा सीधी हर होना चाहिए था, लेकिन ऑन आके गड़बड़ा दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ऑन के पहले क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा।
नंबर लास्ट क्वेश्चन, आई हैव अवेल्ड, अवेल्ड के बाद ऑल हो जाता तो ठीक, ये द हो जाता तो ठीक है, लेकिन ऑफ आके गड़बड़ा दिया तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो आपके लिए मैं कुछ असाइनमेंट लेके आया हूँ, क्लास वर्क है वो घर पे बना लेना। उसके बाद चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो है नहीं, मैं असाइनमेंट हूँ जो दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अब शाम होते ही मस्तियाँ शुरू हो जाती है हमारे ब्रांचेस की। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद चलते हैं हम लोग आंसर्स पे। तो ये आप घर से बना के आओगे, इसका आंसर हम लोग एमसीक्यू जब मैं कराऊंगा 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का, तब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दो स्लाइड है, मैं हट जाता हूँ फिर से। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप लोग इसको बना के आइएगा। और अगले क्लास में जब आएंगे तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगले क्लास में मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन प्रैक्टिस करो। जय हिंद।